आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात को लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से जारी हैं। हालांकि राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे 7 मई को वोट डाले जाने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वेदर कंडीशन बेहतर ना बताए जाने को लेकर राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे जो लोकसभा इंतखाबात हैं उन्हें रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब 25 मई जो है वो इन चुनाव की जो है वो जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट परशोत्तम सिंह जी हैं। जनाब, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे समझना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कल एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट के जो लोकसभा इंतखाबात हैं उन्हें रीशेड्यूल जो है वो कर दिया गया है। अब 25 मई को ये चुनाव जो है होने वाले हैं, कैसे देखते हैं? देखिए लतीफ जी, हम तो ऐसे देखते हैं कि ये तो एक मतलब जैसे हम छोटा सा जुमला छोड़ते हैं कि टरकालो जी, बल्कि ये मतलब वो हो रहा है कभी आप कभी आगे उसके आगे। असल जो वजह ये है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ही कोई नहीं है। कौन है कैंडिडेट उधर का? ये बोलते हैं 400 पार, 500 पार, 800 पार, और भाई आपके पास कैंडिडेट नहीं। एक छोटी की स्टेट के लिए अनंतनाग सीट नहीं बनाई आपने, उसको जोरी को उसके साथ अब वेदर कंडीशन आ गई। अरे इतने कौन सी वेदर कंडीशन हो गई कि पहले ये बताइए कि आपके पास वहां पे कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट कोई नहीं। और जब आपके रविंद्र रैना जी से पूछा जाता है कि कैंडिडेट कौन है, तो पत्रकार को बताया जाता है हमारा उधर बैटिंग कर रहा है। ये क्या हो रहा है? कोई समझ नहीं आ रही। मतलब हम लोगों को जम्मू में बताया जाता है कि कश्मीरी वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। जब इनको सियासत चाहिए होती है तो ये कश्मीर वालों की गोदी में जाके बैठ जाते हैं और हमें ये बताते हैं। मतलब ये इनका कोई हिसाब किताब है। इलेक्शन कमीशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इलेक्शन में क्या क्या हुआ, क्या क्या कमियां थी, वो क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस की? हमने नोटिस की है, हमने भी वीडियो बनाई है, हम बनाएंगे। अब बताएंगे। कौन सुनता है अकला साहब? कोई नहीं सुनता लतीफ जी। ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। हमारे जो पोलिंग हो चुकी है उसमें बहुत सी कमी है। हमें जिस पार्टी से हम थोड़ा बिलोंग करते हैं, हम जिस पार्टी का हेल्प कर रहे थे, उनके पोस्टर नहीं लगाने दिए जा रहे थे, लेकिन उनके जो बूथ थे वो बिल्कुल गेट के साथ बने हुए थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जो टीम भेजी है उन्होंने उसकी फोटोग्राफी की है। फोटोग्राफी के करने के बावजूद क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता है, कौन किसने देखा? ये जो चुनाव रीशेड्यूल हुए हैं, इससे जिस जमात को आपने सपोर्ट किया, या हम बात करें जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, क्या इन्हें जो है इन चुनाव के रीशेड्यूल होने से उस सीट से कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर नुकसान होना होता तो ये चुनाव करा देते। रीशेड्यूल क्यों करते रीशेड्यूल? उनको नुकसान हो रहा है, वो सोचते हैं कि हमारी किसी तरीके से हमारी कोई बन जाए, थोड़ी ग्राउंड बने तो हम ये चुनाव करा दें। आपको ये भी पता है दीदी, आप मीडिया के पर्सन हो, आपको पता है 9 साल के बाद हमारे पास असेंबली नहीं है, कारपोरेशन डिजॉल्व है, उसके बाद अपना पंचायत डिजॉल्व है। हम खड़े कहाँ हैं? क्यों नहीं करवाते ये चुनाव? एमपी के चुनाव के लिए हर कुछ ठीक ठाक होता है, बस क्लास हो जाता है, मौसम ठीक हो जाते हैं, कोई टेररिज्म नहीं, कुछ नहीं रहता। जब कोई और चुनाव असेंबली का आ जाए, पता है उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। 24 दिए थे, बैठे हुए हैं घर में। उसके बाद बात ये आती है कि 24 देने के बाद आज स्टेट की हालात ये है कि हमारा यूथ, हमारे बच्चे जो हैं वो पेपर देने के लिए अमृतसर जा रहे हैं। ये आपको अच्छी तरह से मालूम। भी एक चीज आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी, इन दिनों इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन में हर कोई सियासी जमात जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो कर रही है। कल हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पुंछ मेंढर से बीजेपी के एक तर्जमान का जो है सोशल मीडिया पे बयान जो है वो बड़ा तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वो लोगों को डराकर बीजेपी के उम्मीदवारों के हक में वोट डालने की बातें जो है वो कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो जो कुछ 1947 में हमारे साथ हुआ वो कुछ आप लोगों के साथ भी हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट विंग है, जिसके सदर रविंद्र रैना है, उन्होंने नोटिस भी लिया और उस शख्स को जो है बीजेपी की बुनियादी मेंबरशिप से जो है एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन ये बीजेपी के नेताओं को क्या मजबूरियां आन पड़ी है कि इस तरीके के बयान जो है वो सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं और लोगों को डराने की बातें की जा रही हैं। और ये जो एक्सपेल जो रविंद्र रैना कहते हैं हमने उसे टीम से निकाल दिया है, ये हकीकत है या आप इसे एक दिखावा देख रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर से बाहर की भी बात करूंगा, थोड़ी सी करूंगा, बाकी जम्मू कश्मीर में आते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे दूसरे कैंडिडेट्स के
17 साल पुराने केस निकाल के उनको दबा के उनके जो पेपर्स हैं, नॉमिनेशन हैं, वो वापस लिए जा रहे। ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सब कुछ हो रहा है। आगे बात रविंद्र रैना जी, इधर टेररिस्ट पकड़े गए सर, उनके पत्रकार थे, वो पत्रकार सेल के, मीडिया सेल के थे, वो पकड़े गए। वो कहाँ है, क्या पता चला कोई कहाँ है वो? अगर थोड़ा सा अगर किसी और पार्टी का ऐसा कोई हादसा हो जाता तो पता नहीं खुदा पता क्या हो जाता, क्या नहीं हो जाता। हमने जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ देख रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी है क्या? ये बीजेपी पार्टी देखती है कि हम कहाँ हैं, क्या खड़े हैं, यहाँ देखते हैं अपने आप को डाउन है, एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल करने का क्या मतलब है यार? अगर उसने भड़काऊ भाषण दिया है तो उसको बाहर निकाल को कुछ सजा दो ना उसको। एज पर द कानून जो लॉ है उसको सजा दो। हमारे कितने हमारा जुबेर है, जब वो इनके वो निकालता है झूठे पुलंदे बाहर निकालता है तो वो बेचारा 6 7 8 10 महीने जेल में रह गया था। इसको क्यों नहीं? वाई शुड बीजेपी स्पेयर दैट मार्क्यूमेंट्स? क्यों होता है ऐसा? बीजेपी के पास अब कुछ नहीं बचा है सवाए मस्जिद बांटने के और कुछ के नहीं। आपको याद रखिए मेरी बात, जब जब बीजेपी के पास जब बीजेपी की सीट अपनी हिलती दिखती है तो ये मस्जिद पे आ जाते हैं। हमारे पीएम बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र बोलते हैं, ये क्या है? कौन लेके जाता है मंगलसूत्र? मुझे बताइए। मुगलों ने राज किया, मंगलसूत्र ले गए, अंग्रेजों ने राज किया, मंगलसूत्र ले गए। क्या बातें करते हैं ये कोई बातें नहीं है। इनकी जब सीटें हिलती हैं, जब तक कुर्सियां इनकी हिलती हैं तो ये मस्जिद पे आते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम इस बार 400 पार कर रहे हैं। उधर से आप लोग जो हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें आप भी आते हैं, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, आप लोग कह रहे हैं हम इस बार इनको लखनपुर पार का जो है वो रास्ता दिखाने वाले हैं। लेकिन सोर्सेज तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक ने 2 सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, ये दोनों की दोनों सीटें इंडिया ब्लॉक जो है हार रहा है, कैसे इनको लखन पार कर पाओगे? मुझे इसी चीज की मुझे समझ नहीं आती। आप भी सवाल हमें ये पूछते हो कि कैसे कर पाएंगे। अगर ये कर रहे हैं या अगर ये कर रहे हैं तो इनको ये फालतू के बयानबाजी करने का क्या मतलब? कभी संताली हो जाएगा, कभी जी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। ये क्यों फालतू की? एक पीएम बोल रहा है यार, एक पीएम बोल रहा है कि आपके मंगलसूत्र क्या है? मतलब ये हिल रहे हैं तभी बोल रहे हैं ना। ये कभी इलेक्शन पोस्टपोन, कभी करवा दो। मुझे बताओ ना, जम्मू में क्यों नहीं हो रहे? 9 साल से असेंबली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है सर। जब पल्ले होगा ये 400 पार, 800 पार, 10, हाँ भाई मशीनों को चक्कर करके तो कर ले। बाकी ये 2 सीटें हमारी हैं और आज भी हम कहते हैं हमारी हैं। 370 और 35A के हट जाने के बाद बीजेपी कहती है हमने बड़ा कुछ दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ बच्चों को रोजगार मिल गया, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म डेवलप हुआ, यहाँ लोगों को जो है फ्री राशन हमने दिया, हेल्थ की स्कीमें दी। लेकिन आप लोग कहते हैं कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेरोजगारी मिली। आप लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो अनपढ़ हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियां नहीं है। लेकिन ये फिर जो नारे बीजेपी दे रही है, इन्हें कैसे देख रहे हैं? मुझे बताइए, अगर 370 टूटने में मुझे तकलीफ नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। टूटे तो टूटी, हट गई तो हट गई, मुझे तकलीफ नहीं। जन जन में जाइए, लोगों में जाइए, लोगों को पूछिए। लेकिन वो लोग बोल क्यों नहीं सकते? क्यों? कि वो मजबूर हैं, उनके मुंह बंद हैं। क्यों? कि वो 5 किलो राशन के नीचे दब चुके, वो नहीं बोल सकते। हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसका 5 किलो राशन नहीं खाते। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑफिसर बने, खुद कमाए और खुद खाए। हम उसको ये नहीं चाहते कि वो भीख मांगे। ये भीख है। जिस दिन ये बंद हो गया 5 किलो राशन, तो ये हमारी जनता जिसको ये बेकार कर रहे हैं वो भीख मांगने को मजबूर हो जाएगी, इनके नीचे वो करने को मजबूर हो जाएगी। इन्होंने, इनका एजेंडा है कि हम आप जनता को इतना मजबूर कर दें कि वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए और हम जीते रहें। रही बात 370 की, जो महाराज ने हमारी लगाई थी, वो एक बैरियर था हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के आगे बच्चों के लिए एक बहुत लंबा बैरियर था। मुझे बताइए, जब 370 अगर था तो क्या हमारे बच्चे नौकरियां नहीं करते थे? मुझे बताया जाए कि 14 के बाद जम्मू में जो बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। ये डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ शहरों में दिखाई जा रही है। जो डेवलपमेंट है वो शहरों में सब घूम घूम के बताया। एक सड़क पे 2 3 ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। हमारी ये आधा किलोमीटर रोड पड़ी है, आज तक ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। ये गांव में घूम के देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो। और इस सीट पर आप बोल रहे हो, दोनों सीटों पर
ये शहर वालों ने नहीं, ये रूरल वालों ने जवाब दिया है। और आप 4 तारीख को दे देना कि रूरल वालों ने क्या उनको जवाब दिया, क्यों कि रूरल वालों को तबाह करके रख दिया। रही बात हमारे बच्चों की नौकरी की, मुझे बताइए 14 के बाद कौन सी नौकरी लगी? एक नौकरी एक आई थी, वो भी किसी के रिश्तेदार की लग गई, आई थी ना एम्स में, वो भी आपने भी सुना होगा ना, लेकिन उसका कोई अभी तक बाहर नहीं आया, वो भी किसी के रिश्तेदार की लग गई। क्या हमारे बच्चे टैलेंटेड नहीं, हमारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं? हमारे हम गए सर स्कूलों में, यहाँ पे बोलिंग हो रही थी रूरल में, उनकी छतें गिरने वाली हैं। मेरे ये पास में कटरबराल में स्कूल है, ये छत गिरने वाली है और 3 बार इस बिल्डिंग को वो किया गया है कि अनसेफ है ये। कल वहां पे कोई हादसा होता है, कौन जिम्मेवार है? हमें बताया जाए, कौन बताएगा? ये बाहर उधर बैठ के बातें करते हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ, नगरोटा की, और मैं लड़ूंगा इधर नगरोटा से। मैं आपको बता दूं, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के 4 एमएलए थे हमारी नगर में जो थे, हमारे महाराज आजाद शत्रुघ्न जी थे, एनसी से लड़े, भाग गए बीजेपी में। उसके बाद आते हैं हर्षदेव जी, सॉरी शिवदेव जी, वो आए पलौड़ा से, इधर से लड़े कांग्रेस से, भाग गए बीजेपी में। आगे राणा साहब, वो भी बीजेपी में। 2 बार हमारे एमपी वाला, तीसरी बार जो कंटेस्ट कर रहे हैं, 2 बार के एमएलए इधर रहे हैं। मुझे बताया यार नगरोटे में किया क्या है इन लोगों ने, क्या क्या किया है? आपको मैं 2 बार मैंने रिपोर्टिंग कर दी है, इधर कम्युनिटी हॉल है नगरोट, मतलब बाजार से हार्डली 1000 मीटर दूर नहीं, वो आज तक उस पर लेंटर नहीं लोग डाल सके। कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं ये? या वो बिल्डिंगें दिखाते हैं आईआईटी की, आईआईएम की? नहीं है भाई, वो हमारे काबिल नहीं। हमारे बच्चे इतने काबिल इन्होंने नहीं बनाए हैं कि वो वहां पर पहुंच सके। हमारे बच्चे मेट्रो रोड की छत पे बैठ के आते हैं पढ़ाई करके, हमारे बच्चों के लिए लाइट ही नहीं है। हमारे बच्चों, मैं बताऊं एक बात, ये आप बैठे हैं ना, हम यहाँ, मैंने 2000 रुपए का टैंकर पानी डलवाया है, 2000 रुपए का, मैंने खुद। बिल्कुल। क्यों? इनके पास लोगों को पानी देने के लिए, टैंकरों को तेल देने के लिए पैसा नहीं। यार ये कौन सी डेवलपमेंट बता रहे हैं? ये रोड बता रहे हैं? रोडों से डेवलपमेंट नहीं होती। गरीब को पानी चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए, गरीब को खाना चाहिए, गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए लाइट चाहिए मेरे भाई, वो चीजें चाहिए। वो ये गवर्नमेंट नहीं दे सकी, नाकाम है और बेकार गवर्नमेंट है ये। पुरुषोत्तम जी, आप इस नगरोटा एरिया में हमने देखा है लोगों की आवाज़ उठाते हैं, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन क्या आपने भी कभी मुनासिब नहीं समझा कि हम कभी सरकारी स्कूलों का विजिट करें और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों की हालत देखें? आप आज भी किसी सरकारी स्कूल में चले जाएं, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई भी बच्चा जिस क्लास में वो पढ़ रहा होगा उसे उसकी नोटबुक लेकर उसे अगर पूछेंगे कि बच्चे ये क्या लिखा है, तो उसे वो अभी रीडिंग करना नहीं आता, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे वो उर्दू सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो। और जो उस्ताज़ा कराम वहां पे, जो टीचर्स वहां पे लगे हुए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज कह रहा हूं कि उतना ध्यान हमारे बच्चों के ऊपर नहीं दिया जाता जितना कि दिया जाना चाहिए। 8th क्लास का रिजल्ट आता है पिछले दिनों, और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के 17 मतलब 100 में से 33 नंबर, यानी 100 में से 33 नंबर लेकर जो बच्चा पास हो रहा है, उसका मतलब ये है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं रिपेयर हो रहा था और उसे खींचकर जो है वो पास किया गया है। क्योंकि मार्किंग दूसरे स्कूलों के टीचर करते हैं, लेकिन स्कूल का असर रसूख इतना रहता है कि हमारा रिजल्ट खराब ना हो, इसलिए बच्चों को जो है प्रमोट करके अगली क्लास में ले जाया जाता है। लेकिन जब हम उन बच्चों से बात करते हैं, जब उन बच्चों को पूछते हैं, तो उन बच्चों का जो बेस है वो बेस ही कमजोर है। इतने इतने पैसे जो है ये टीचर हजरात ले रहे हैं, लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है, बुनियादी चीज ही तो एजुकेशन है। जब तक बच्चों के पास बेहतर एजुकेशन नहीं होगी, उनके पास अच्छी तालीम नहीं होगी, तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं सकेगा तो वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा, सोसाइटी चेंज कैसे होगी? तो आपका ध्यान नहीं गया कि कभी इस चीज के ऊपर भी गौर किया जाए, कभी स्कूलों में जाया जाए, कभी जाकर उन बच्चों को पूछा जाए कि आपको पढ़ाई कैसी जो है वो होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, आप क्या पढ़ रहे हो, और आपको लगता है कि क्या इस चीज में कमी है, ये स्टेप होना चाहिए इस एरिया में? आप बोल रहे हो कि मैं स्कूलों में नहीं जाता। दरअसल मैं आपको अपने अभी इधर की ही मिसाल देता हूं कि मैं इस स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल कटल बटाल में, नींवें रखी गई 3-4 कमरों की, ठीक है। पिक्चर्स आई है, भर दी गई हैं वो, लेकिन पिक्चर अभी भी है मेरे पास। वो पिक्चर मैंने डालना शुरू की, जो बिल्डिंग थी वो पिक्चर मैंने डालना शुरू की। मुझे इन्विटेशन आता है, शायद 22 या 23 की बात होगी, मुझे उन्होंने बुलाया कि 15 अगस्त था, शायद 15 अगस्त था, तो आइए आप भी आइए। मैं भी गया। आप बोलते नहीं गया, मैं गया,
मजबूरन उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया तो बच्चों ने हमारे यहाँ डांस भी किया, नाटक भी किया, जो भी होता है फर्क किया। तो मुझे उन्होंने बोलने के लिए आगे खड़ा किया। मैंने दो बातें की। पहली बात क्या हुई कि वहां का एक नुमाइंदा मेरे को बाजू पकड़ के लेके जाता है, वही नीबें दिखाता है, वो नीबें भर चुकी हैं। जो नुमाइंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि बताए देखो ये आप डालते थे, हमें बदनाम करते थे, देखो नीबों पे हमने वो बना दी है, स्कूल के रूम बना दिए हैं। लेकिन वो मुझे क्या दिखा रहा है, देखो आप डालते थे, ये हमने बर्बादी है, भर दी है। ये स्कूल की बात कर रहा हूं, कटल बड़ाल हाई स्कूल की बात कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद माइक पे मैंने उसको बोला कि भाई मेरी बात सुनो, मैंने इन बच्चों को देखा, टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और इधर से आप बोल रहे हैं ये नंबर की बात, इधर से 6-7 बच्चियां पास हुई थी और वो 80 to 90% में गई थी। और हमारी डीडीसी को मैंने बोला, उन्होंने बेचारी गई तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद जब मैंने बोला कि भाई आगे हमारे जो मोजेस बैठे हैं उनके बच्चे भी आए, मतलब वो प्राइवेट स्कूल्स में, तो उनके ड्रेस वगैरह जो थे वो बहुत अच्छे थे, वेल ड्रेस थे। तो प्राइवेट स्कूल वालों को जो आगे बैठे, आगे रो में बैठे हैं, वो पता होता है आपको कौन बैठे होते हैं। तो वो फोन आ जाता है उनको 15 दिन पहले कि ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस, कम से कम 2000 रुपया मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, वो अपने बच्चों पर खर्च करते हैं बेशक। उधर मैंने क्वेश्चन ये किया कि अगर आप लोग अपने बच्चों पे 2000 रुपया खर्च करते हो तो इन बच्चों का क्या कसूर है। इन्होंने एक ही यूनिफॉर्म में डांस किया, एक ही यूनिफॉर्म में स्किट किया, एक ही यूनिफॉर्म में बोले, एक मतलब एक यूनिफॉर्म में उन्होंने सब प्रोग्राम कर दिया, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म। क्यों? क्या वो किसी के बच्चे नहीं? क्या वो टैलेंटेड नहीं? अगर उन्होंने डांस किया तो उनमें टैलेंट था, उन्होंने अगर स्किट किया कोई या कोई ड्रामा किया तो उसमें टैलेंट था। उस टैलेंट को लेके बाहर कौन जाएगा? बेशक कौन लेके जाएगा? मैं तो नहीं लेके। मुझे फोन आता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैं डालता रहता हूँ, मुझे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से बोलता है कि यहाँ पर 3 टीचर नहीं, उर्दू एंड 3 टीचर के नाम नहीं थे। उर्दू है, एजुकेशन उर्दू, और तीसरा भूल गया, इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ तक मेरा अप्रोच था, मैंने किया। टीचर मिले और नहीं मिले वो मैं नहीं जानता। लेकिन आज भी उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या इंसिडेंट होता है, आज तक मुझे स्कूल में नहीं बुलाया। क्यों? कि मैंने सच बोला। और उधर ही जब मेरा खत्म होता है तो कोई एक और मेरे से मतलब गांव के एक बड़े मोजिज जो थे ओहदेदार, वो बोलते हैं कि ये आज खुशी का दिन है, ये बातें करने का दिन नहीं। अरे भाई, खुशी मनाई जा रही है बच्चों द्वारा, और वो उन बच्चों के सर पे जो छत है वो अनसेफ है, तो क्यों नहीं बोला जाए? क्यों नहीं बोला जाए? अब क्या किसी दिन वो खुशी मातम में बदल जाए तो फिर क्या हो? क्या लगता है पुरुषोत्तम जी, इन सारी चीजों को कैसे बदला जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है? क्या करना चाहिए लोगों को, या आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज को बदलने की सोच रखते हैं, समाज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, करना क्या चाहिए जिससे कि सोसाइटी के अंदर तब्दीली लाई जा सके, सोसाइटी के अंदर चेंज लाया जा सके और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर बन सके? बात ऐसे है कि एजुकेशन इज अ मस्ट। वो एजुकेशन हमारे पास इधर नहीं है, अभी गांव में नहीं है। मैं ना के बराबर है, कोई मैं वो नहीं करूँगा, इफ बट नहीं है। जो हम लोग हैं, हम बैठे हैं सोशल एक्टिविस्ट मान के, बहुत है जम्मू में, बहुत, जिसको पूछे वो सोशल एक्टिविस्ट है। तो आप भाई को बुला लेंगे, किसी और को बुला लेंगे, इधर आ जाओ, पार्क में खड़े हैं, ये कर देंगे, जिंदाबाद, आपने ये काम नहीं किया तो हम रोड पे आएंगे। मेरे भाई बात सुनो यार, कितना थ्रेट करेंगे हम लोगों को? ये थ्रेट नहीं सुनते मेरे भाई, नहीं सुनते। आप मुझे बताइए कि मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि 7 साल मैंने वो सर्विस जो की है वो की थी, इरेगुलर जो होती है वो की थी। उसके बाद मैं पक्का हो गया, मतलब परमानेंट हो गया। 28 साल मैंने वो की। वो 34 साल 35 साल से पीएचई वाले डेली वेजर जिंदाबाद मुर्दाबाद स्ट्राइकें कर रहे हैं, पानी बंद, उनकी नहीं कोई सुन रहा। इसका एक ही सोल्यूशन है, वो एक तो हमने निकाल दिया है। पता नहीं उन वो भगवान जाने, खुदा जाने कि निकलेगा कैसा निकलेगा, अच्छा बुरा, जो कि एमपी का इलेक्शन हो गया क्योंकि एजुकेटेड लीडर आ गया, राइट। हम में से भी जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को समझते हैं, वो भी पढ़े लिखे होकर आगे आए, इलेक्शन में या किसी भी चीज में हिस्सा लें, मतलब गवर्नमेंट का एक पार्ट बने, गवर्नमेंट को जगाएं, उनकी आंखें खोल लें, फिर जाके कोई सुधार हो सकता है। सोशल एक्टिविटी से, सॉरी उससे मैं भी, आपने मुझे बोला है
सारी दृष्टि से बहुत कोशिश की, नहीं हो सकता बदलाव, नेवर, नहीं हो सकता। हमने सुना है आप कोई एमएलए की इलेक्शन का प्रोग्राम भी बना रहे हैं, पहले आपने एमपी की इलेक्शन का प्रोग्राम भी बनाया, वो आप कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में जो है आपने अपना नॉमिनेशन जो है वो फिल नहीं किया, वापस ले लिया, विड्रा कर लिया। लेकिन आने वाले दिनों में क्या आप कोई असेंबली का इंतखाबात जो है वो लड़ने जा रहे हैं? इस तरह की बातें जो है हम नगरोटा वासियों से जो है वो सुनने में आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर आप असेंबली का इंतखाबात लड़ते हैं या कॉन्टेस्ट करने जाते हैं, अगर आप असेंबली की इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो आपके जो मुद्दे हैं नगरोटा को लेकर क्या रहेंगे और क्या आप नगरोटा से ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखो, अगर मैं इधर रहता हूँ तो मैं इधर से लड़ूंगा, क्यों कि लड़ूंगा, और ये मेरा मतलब आपसे वादा है, आज डेट नोट कर लीजिए, मैं लड़ूंगा। क्योंकि मैं अगर एमपी के लिए आप एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना काबिल वो नहीं हूँ कि साउंड नहीं हूँ कि मैं एमपी की इलेक्शन लड़ सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने को अपोजिशन को अवेयर करने के लिए मैंने ये वो कदम उठाया। तो ये तो रही मेरी असेंबली की। आप बोल रहे मुद्दे, नगरोटो में मुद्दे ही मुद्दे हैं। नगरोटा शहर में या नगरोटा असेंबली में मुद्दों के अलावा कुछ है ही नहीं है। क्यों कि ये इलाका मैक्सिमम जो है वो देहात में है, रूरल गाँव में है। है, रूरल है। तो आजकल नया ट्रेंड जो चला है वो तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलेंगे कभी, आपको भी ले चलेंगे यासो के पास। ये अंगूठे वाला जो प्रोग्राम आया है हमारे राशन वालों का, अगर हमारा कोई बुजुर्ग होगा बेचारा नहीं जा सकेगा, इवन वो राशन नहीं ले सकेगा, ये बात है। या तो कोई स्कीम बनाई जाए कि मतलब एक ही बार लगवा लिया जाए। यार मुझे लतीफ़ जी ये पता नहीं चलता है कि भाई आपने हमारे आधार कार्ड जब बनाए, आँखों का हमारा ले लिया आपने, कानों का हमारा ले लिया, कान का, पूरी बॉडी का ले लिया यार। अब कौन से फिंगरप्रिंट बाकी हैं जो हमने आपको देने हैं? बताइए ना। फिर आधार कार्ड खत्म कर दो ना। अगर अब भी फिंगरप्रिंट की जरूरत है, वो लगे है उधर, पाँचों उंगलियों के लगे हुए हैं, आँखों के हैं, सब कुछ है, फिर भी वो है। मतलब हमारे नगरोटा में मैं इलेक्शन लड़ूंगा। देखो, मैंने कांग्रेस के हक में इसलिए कहा, क्यों कि अगर मैं 10-20 या 1000 वोट खा जाता तो हो सकता है कि ये जो गुंडागर्दी जो मची हुई है रूलिंग पार्टी की, वो खत्म ना होती, डेंट पड़ सकता था। इसलिए मैं उनके हक में चला गया। अब उनको सोचना है कि अगर असेंबली में मैं तो लड़ूंगा, मैं आजाद लड़ूं, जैसे मर्जी लड़ूं, जिस मर्जी सीट से लड़ूं, जैसे मर्जी लड़ूं, लेकिन अब उनको भी देखना होगा कि अगर उसने ऐसा किया था तो वो भी कुछ मेरे बारे में सोचें। अगर नहीं सोचेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं इतना बड़ा कोई लीडर नहीं हूं, फिर भी मैं मुद्दे उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, जितनी देर जिंदगी है चलता रहूंगा। ये मेरा वादा है नगरोटा बस। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट परशोत्तम सिंह जी, जिन्होंने मन बना लिया है कि अब अगर लोगों के मुद्दे हल करने हैं, अगर लोगों के मसले हल करने हैं, तो हमें सरकार का एक हिस्सा जो है वो बनना पड़ेगा, और उसके बिना लोगों के मुद्दे, लोगों के मसले हल नहीं हो सकते। इनका ये कहना था कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमने बहुत ज़्यादा काम करके जो है वो देख लिया, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं होते, और सरकार जो है सोशल एक्टिविस्ट की बात को मानकर जो है वो तैयार जो है वो नहीं है। और अगर आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, तो आपको सियासत में आना ही पड़ेगा, और अपनी बात जो है सरकार से मनवाने के लिए, अपनी बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, और सरकार से उन बातों का हल करवाने के लिए आपको सरकार का एक पार्ट जो है वो बनना पड़ेगा। छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ कि असेंबली का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी मेरे को टिकट देगी या लड़ाएगी या जो भी करेगी। हाँ, अगर अगर कोई पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इलेक्शन लड़ता हूं। अगर मैं जीतता हूं, जीत जाने के बाद अगर वो पार्टी मेरी असेंबली के वेलफेयर के आगे अड़ंगा अड़ाती है तो मैं उस पार्टी को भी किक मारूं, मैं उसको भी छोड़ूं। इतना सेक्रीफाई लोग करेंगे, हर एमएलए इतना सेक्रीफाई करने की हिम्मत अगर रखता है तो उसको वोट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। पार्टी को देख के, बंदे को देख के वोट मत कीजिए। हाँ, मैं आज से बाप से वादा करता हूं, अगर कोई पार्टी टिकट देगी, अगर वो मेरी असेंबली में, अगर कोई मैं सोशल वर्क अच्छा कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, पार्टी अड़ंगा अड़ाएगी तो मैं उस पार्टी को भी ठोकर मार सकता हूं।
चलिए जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारी ये आज की मुलाकात आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। और परशोत्तम जी जो कि नगरोटा के खट्टर बटाल इलाके में रहते हैं, इनकी ये जो सोच है, इनका ये जो विचार है, आप सब लोगों को कैसा लगा और आप इस पर क्या राय रखते हैं, वो भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। देखते रहें प्राइम टीवी, मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।